यूनिस्वॉप ने तरलता प्रदान करने के तरीके को पुनः डिजाइन किया है, जिससे हमें प्रतिदिन 1% की उपज प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक वास्तविक उपज मॉडल पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि व्यापारी शुल्क का भुगतान करते हैं और तरलता प्रदाता शुल्क प्राप्त करते हैं। यह वास्तव में आपकी तरलता को एक विशिष्ट सीमा के भीतर संकेंद्रित करने से संभव होता है। अगर आपने हाल ही में यूनिस्वॉप पर तरलता प्रदान करने की कोशिश की है, आप देखेंगे कि एक न्यूनतम मूल्य और एक अधिकतम मूल्य है। आप अपनी तरलता को संकेंद्रित करते हैं। तरलता संकेंद्रित न करने पर पूर्ण सीमा विकल्प चुन सकते हैं। मिलेगा लगभग 1% से 2%। विशिष्ट जोड़ी पर तरलता संकेंद्रित करने पर वार्षिक 150% तक प्राप्त कर सकते हैं। जब तरलता संकेंद्रित करने पर आपकी उपज गुणा होती है विशिष्ट मूल्य सीमा के कारण, जिससे पूंजी का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। चलिए समझते हैं कि यूनिस्वॉप वास्तव में क्या है। यूनिस्वॉप पांचवां सबसे बड़ा डिफाई प्रोटोकॉल है, जिसमें 3.5 बिलियन से अधिक का टीवीएल है। यह 3.5 बिलियन से अधिक है। तरलता में अरबों, और यह कहते हुए कि वे कर्व फाइनेंस के ठीक पीछे दूसरे सबसे बड़े विकेंद्रीकृत एक्सचेंज हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यूनिस्वॉप आने वाले वर्षों में कर्व फाइनेंस को पार कर जाएगा, और इसका कारण यह है कि यूनिस्वॉप ने इन अपडेट्स के मामले में खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। और अभी हम उनके V3 अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः उनके पास V4, V5 और इसी तरह के नए अपडेट होंगे, जो वास्तव में डीफाई क्षेत्र को बदलने के लिए पेश किए जाएंगे। यह कहते हुए यूनिस्वॉप का उपयोग करना व्यापारियों के दृष्टिकोण से बहुत सरल है। आपको बस पहले उस संपत्ति का चयन करना है जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं, और दूसरी संपत्ति जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं, और फिर आप स्वैप बटन पर क्लिक करके उस व्यापार को निष्पादित कर सकते हैं। उपयोग करने के लिए सुपर सुपर आसान। अब पहले मैं यूनिस्वॉप V1 के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान रखें हम V3 पर हैं। तो V1 क्या है और V2 क्या है? खैर, V1 ने आपको इथीरियम टोकनों को ERC20 टोकनों के लिए स्वैप करने की अनुमति दी, और मेरा मतलब यह है कि आप केवल ETH को ERC20 के लिए स्वैप कर सकते हैं, जैसे USDC। तो मूल रूप से अगर आप अपने USDC को DAI में स्वैप करना चाहते हैं, तो खैर सीधे USDC को DAI में स्वैप करने के बजाय, जैसा कि हम अभी कर सकते हैं, आपको अपने USDC को इथीरियम IOS आदि में स्वैप करना होगा, और फिर आपको अपने इथीरियम को DAI में स्वैप करना होगा। स्पष्ट रूप से यह बहुत परेशानी है, और आप गैस शुल्क में बहुत अधिक भुगतान करने वाले हैं। खैर, यूनिस्वॉप V2 आया और इसने आपको ERC20 संपत्तियों के लिए स्वैप करने की अनुमति दी। तो फिर आप सीधे USDC को DAI में स्वैप कर सकते थे। स्पष्ट रूप से यह एक बड़ा गेम चेंजर था। और कई प्रोटोकॉल, जिसमें पैनकेकस्वैप और अन्य विकेंद्रीकृत एक्सचेंज शामिल हैं, वास्तव में यूनिस्वॉप V2 को फोर्क किया और इसे विभिन्न चेन पर लागू किया। पैनकेकस्वैप 2.4 बिलियन से अधिक के टीवीएल के साथ सबसे बड़ा केस स्टडी है, लेकिन स्पष्ट रूप से पैनकेकस्वैप यूनिस्वॉप के समान अच्छा नहीं है, क्योंकि यूनिस्वॉप V3 केवल यूनिस्वॉप के लिए विशेष है। यह कहते हुए यूनिस्वॉप V3 ने मूल रूप से निवेशकों को एक विशिष्ट रेंज के बीच अपनी तरलता को संकेंद्रित करने की अनुमति दी। तो उदाहरण के लिए, यदि मैं इथीरियम से USDC के लिए तरलता प्रदान कर रहा हूं, पूर्ण सीमा तरलता के साथ $0 से अनंत डॉलर की तरलता प्रदान करने के बजाय मैं $500 और $2,500 के बीच तरलता प्रदान करता हूं। मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं? खैर, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि इथीरियम अगले कितने भी वर्षों में $500 से नीचे जाएगा, और मुझे यह भी लगता है कि इथीरियम को $2,500 तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। तो यदि मुझे संदेह है कि इथीरियम इस सीमा के बीच स्थिर रहेगा, तो मैं अपनी तरलता को संकेंद्रित करके अब उच्च उपज क्यों न कमाऊं। एक और प्रमुख उदाहरण कि आप अपनी तरलता को संकेंद्रित क्यों कर सकते हैं, वह है यदि आप स्थिर सिक्कों के लिए तरलता प्रदान कर रहे हैं। स्थिर सिक्कों के लिए पूर्ण सीमा तरलता प्रदान करना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, और इसका कारण यह है कि स्थिर सिक्के $1 से जुड़े होते हैं, जिसका अर्थ है कि अधिकांश समय वे $1 के निशान पर होंगे। तो आप $0 से अनंत डॉलर तक तरलता क्यों प्रदान करेंगे? 0.99 से येन बॉन्ड 01 तक तरलता प्रदान करना बहुत अधिक समझ में आता है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूं, वह इस यूनिस्वॉप V3 गाइड में है, जिसे मैंने अभी जारी किया है, और मैं कहूंगा कि यह गाइड उस विवरण में बहुत अधिक गहराई में जाती है जिस पर मैं इस वीडियो में जाने वाला हूं, क्योंकि यह उदाहरण प्रदान करती है, और इसमें 13 से अधिक पृष्ठ हैं, और हमेशा की तरह यह गाइड आपके लिए 100% मुफ्त है। यही इसके लिए बनाया गया था। आपको केवल अपना नाम और ईमेल दर्ज करना है ताकि मैं आपको एक्सेस भेज सकूं। आप इसके लिए लिंक नीचे विवरण में पा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण सीमा से तिमाही तक उपज का अंतर क्या है, जिसे सामान्य भी कहा जाता है। तरलता और केंद्रित तरलता। इसलिए हम एथीरियम नेटवर्क पर 0.05% शुल्क स्तर पर एथीरियम से USDC का उपयोग करेंगे। पूर्ण रेंज तरलता के साथ हमें एथीरियम से USDC पर हर साल लगभग 13% कमाने का अनुमान है। स्पष्ट रूप से यह बहुत बुरा नहीं है। हालांकि यदि हम अपनी तरलता को $1,000 से $2,000 के बीच केंद्रित करते हैं, तो हम वार्षिक 88% लाभ कमा सकते हैं। और मान लीजिए कि हम इसे थोड़ा और केंद्रित करें, जैसे $200 से $900।
अब हम फिर से 130% अनुमानित लाभ कमा सकते हैं। यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है और यह अनुमान है। यदि तरलता आपके रेंज से बाहर जाती है तो आप उस पर शुल्क नहीं कमा पाएंगे। ये कहते हुए जैसे ही यह आपके रेंज में वापस आती है, आप फिर से शुल्क कमाना शुरू कर देते हैं। मेरी पसंदीदा तरलता जोड़ों में एथीरियम से मैटिक और एथीरियम से रैप्ड बिटकॉइन शामिल है। इसका कारण यह है कि रैप्ड बिटकॉइन मूल रूप से एथीरियम नेटवर्क पर बिटकॉइन है और एथीरियम और बिटकॉइन दोनों एक दूसरे के साथ उच्च सह संबंधित हैं, जैसा कि आप इस सह संबंध सूचकांक से देख सकते हैं। उनका सह संबंध 0.9 है, अधिकतम 1 होने के साथ स्पष्ट रूप से सुपर सह संबंधित। यही बात एथीरियम और मैटिक के साथ भी है, जो एक दूसरे के साथ सुपर सुपर सह संबंधित हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप इस वीडियो को अब तक उपयोगी पा रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कुछ भी न चूकें। अब यह कहते हुए चलिए पूल किलर, जिसे अस्थायी हानि के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं एथीरियम नेटवर्क पर रैप्ड एथीरियम से यूएसडीसी जोड़ी का उपयोग कर रहा हूं, यह मानते हुए कि हम प्रति एथीरियम टोकन वाल $500 पर निवेश करते हैं, $1000 से $2000 के रेंज के साथ। और यह चार्ट हमें दिखाएगा कि हमारी संपत्तियां अस्थायी हानि के भीतर कैसे प्रदर्शन करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे एथीरियम की कीमत बढ़ने लगती है, हमें एथीरियम के मुकाबले यूएसडीसी के प्रति अधिक जोखिम होता है। खैर, इस मामले में यह वास्तव में बुरा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एथीरियम की कीमत बढ़ने पर हमें पैसे मिलें और हम नहीं चाहते कि हमारा एथीरियम तुरंत यूएसडीसी में परिवर्तित हो जाए। अब हमारे रेंज के अंत में ऊपरी छोर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूर्ण यूएसडीसी होगा। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे कीमत रेंज के ऊपरी छोर अधिकतम रेंज की ओर बढ़ती है, आपके सभी संपत्तियां उच्च मूल्य वाली संपत्ति में स्थानांतरित हो जाती हैं। फिर वही बात विपरीत दिशा में भी होती है। कीमत रेंज निचले छोर पर आती है, हमें एथेरियम के प्रति अधिक जोखिम मिलता है, जिसे हम नहीं चाहते, क्योंकि एथेरियम वह संपत्ति है जिसकी कीमत गिर रही है और संपत्तियां निम्न मूल्य वाली संपत्ति में स्थानांतरित हो जाती है। इसे रखना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अस्थायी हानि वास्तव में कैसे काम करती है। मान लीजिए हम $1000 पूंजी एक तरलता पूल में निवेश करते हैं। हमारे पास एथीरियम प्रति 1000 से $2000 की रेंज है। खैर, अनुमान लगाइए कि हम $726 के यूएसडीसी और $272 के एथीरियम को वर्तमान कीमत पर डालने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि एथीरियम $1800 तक बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे पास $1011 का कुल है, जबकि यदि हम अपने प्रारंभिक यूएसडीसी को रखते, जो कि यह संख्या है, और अपने प्रारंभिक एथीरियम को अपने वॉलेट में रखते, तो हमारे पास लगभग $1020 होते। जबकि चूंकि हम एक तरलता पूल में हैं और हमारा एथीरियम यूएसडीसी में स्थानांतरित हो रहा है, हमारे पास यूएसडीसी की यह राशि और एथीरियम की यह राशि है, जो हमें लगभग $1010 देती है। तो यही अस्थायी हानि है। हम अपनी लाभ में हैं। यदि हम अपने वॉलेट में रखते तो हम अधिक पैसा कमा सकते थे। अपने पूलों का बैक टेस्ट करें, विभिन्न कीमतों पर परीक्षण करें, अस्थायी हानि और शुल्क की गणना करें। यदि हम 4 दिन इस पूल में होते, ये शुल्क अस्थायी हानि की भरपाई कर देंगे, क्योंकि हम शुल्क में अतिरिक्त $9 उत्पन्न करेंगे। और यही वह बात है जो बहुत से लोग नहीं समझते। बहुत से लोग बस पूल में कूद जाते हैं, सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि अस्थायी हानि क्या है। इसलिए आपको यह जानना आवश्यक है कि अस्थायी हानि क्या है, और नीचे दिए गए विवरण में लिंक किए गए गाइड में हम विस्तार से बताते हैं कि अस्थायी हानि क्या है और यह वास्तव में कैसे काम करती है। और निश्चित रूप से यदि आप लोग D5 तरलता पूलों या यहां तक कि क्रिप्टो से संबंधित किसी भी चीज को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि मुझे ट्विटर पर फॉलो करें। मैंने हाल ही में एक पूरा थ्रेड पोस्ट किया है कि आप बाजार तटस्थ रणनीतियों के साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो यदि हम एक एथीरियम से यूएसडीसी पूल में $10,000 का निवेश करते हैं, जिसमें प्रति एथीरियम 1000 से $2000 की रेंज है, और मान लीजिए कि हम मध्य ग्राउंड पर $1500 पर निवेश करते हैं, तो हमने मूल रूप से लगभग $5000 का एथीरियम और $5000 का यूएसडीसी रखा है। अब जब कीमत प्रति एथीरियम टोकन $2000 है, तो हमारे पास पूरा यूएसडीसी है। हमारे पास लगभग $10,660 का यूएसडीसी है। और अगर हम अपने एथीरियम और अपने यूएसडीसी को अपने वॉलेट में रखते हैं, तो हमारे पास $11,660 होगा। मान लीजिए कि एथीरियम $500 से घटकर $1000 हो जाता है, तो हमारे पास कुल 7.5 एथीरियम होगा, जिसकी कीमत $7,500 होगी। तो अगर हम अपने वॉलेट में केवल यूएसडीसी और एथीरियम रखते, तो हमारे पास कुल 8,300 होता। लेकिन इसके बजाय हमारे पास कम है, और वह क्या है? यह अस्थायी हानि है। आपको सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए कि हम इस पूल में 6 महीने में 100% वार्षिक रूप से एकत्र किया। अगर कीमत $2000 तक बढ़ती, हमारे पास अस्थायी हानि संतुलित करने के लिए पर्याप्त पैसा होता। अगर कीमत $1000 तक गिरती, हमारे पास अस्थायी हानि संतुलित करने के लिए पर्याप्त होता, और एथीरियम की नकारात्मक मूल्य क्रिया की भरपाई के लिए भी। और यही कारण है कि मुझे यूनिस्वैप केंद्रित तरलता पूल पसंद है, क्योंकि एथीरियम की मूल्य क्रिया चाहे जैसी हो, मैं अर्जित शुल्क से पैसे कमा रहा हूं, और अधिकांश समय
शुल्क कमाई एथेरियम की नकारात्मक मूल्य क्रिया की भरपाई करता है। हमारे पूलों का पुनर्संतुलन, हम स्थिति छोड़कर एक नए रेंज के साथ नई स्थिति में प्रवेश करते हैं। अगर एथेरियम की कीमत करीब $8,500 है, तो फिर एथेरियम की कीमत कुछ सकारात्मक मूल्य गतिविधि देखने और यह लगभग 1650 पर 1 या 2 महीने तक बनी रहती है। तो इस स्थिति में मैं क्या करता हूं, मैं वास्तव में अपने पूल से बाहर निकलता हूं और फिर मैं लगभग 1150 से उस 50 के रेंज के साथ अपने पूल में फिर से प्रवेश करता हूं। और मैं ऐसा करने का कारण यह है कि मैं संतुलन बनाए रखना चाहता हूं। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अधिकांश समय मेरे पास यूएसडीसी और एथेरियम के प्रति समान एक्सपोजर हो। मतलब यदि मैं एक पुल में $1000 निवेश कर रहा हूं, तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे पास $600 और $400 हो। मान लें कि कीमत फिर 1500 पर वापस जाती है, तो हमें फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसलिए सुनिश्चित करता हूं कि मैं लगभग 1 महीने तक इंतजार करूं। मैं बाजार की भावना का मूल्यांकन करूं कि यह संतुलन बनाने योग्य है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने यूनिस्वैप V3 केंद्रित तरलता पूलों के लिए रेंज कैसे चुनता हूं। मैं ट्रेड एंड व्यू नाम सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूं। इसका मुफ्त और भुगतान संस्करण है। आपको सिर्फ मुफ्त संस्करण चाहिए। मान लीजिए कि हम लिपटे हुए बिटकॉइन में एथेरियम के लिए निवेश करना चाहते हैं। हम जो करने जा रहे हैं वह है WBTC और वेथेरियम को खोजना। किसी भी मामले में जब आप किसी संपत्ति को एथेरियम के साथ जोड़ते हैं तो आपको वेथेरियम लिखना होगा, ठीक है। और इस मामले में मैं यह सुनिश्चित करने के लिए यूनिस्वैप पूल का चयन करने जा रहा हूं कि मैं वास्तव में सही पूल में निवेश कर रहा हूं। तो मैं इसे 2 घंटे के समय सीमा पर सेट करने जा रहा हूं। इस मामले में मैं इसे 3 घंटे के समय सीमा पर सेट कर सकता हूं। और इसका कारण यह है कि एथेरियम और लिपटा हुआ बिटकॉइन एक दीर्घकालिक पूल है। यह उतना लाभ नहीं देगा। लेकिन यह कहते हुए आप कुछ ब्लू चिप संपत्तियों पर एक अच्छा लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मैं जो करूंगा वह महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को खोजूंगा। स्पष्ट रूप से हम समर्थन और प्रतिरोध के बारे में बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां हमारे पास एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है और हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है। तो बस ऐसे ही हमने एक रेंज खोज ली है और हम इस रेंज में 15 सितंबर से हैं, जो कुल 180 दिन है। तो मेरी राय में यह निवेश करने के लिए एक काफी अच्छा पूल होगा, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक पूल है। अब मैं जो करूंगा वह यह है कि मैं समर्थन और प्रतिरोध के नंबर लेकर उन्हें uniswap.fish में डालूंगा। तो यहां हमारे पास 12.69 और 15.2 हैं। मैं अपनी रेंज डालने जा रहा हूं और आप देख सकते हैं इस पूल से वार्षिक लगभग 11% उपज की उम्मीद है। अब व्यक्तिगत रूप से मैं इस पूल की कुछ दीर्घकालिकता का बलिदान कर सकता हूं ताकि वास्तव में अधिक उपज कमा सकूं। मैं जाऊंगा और एक और समर्थन स्तर की तलाश करूंगा। नीचे एक अच्छा समर्थन स्तर लगता है। स्पष्ट रूप से अधिकांश समय हम इस रेखा के ऊपर हैं, जो अच्छा है। हालांकि कुछ दुर्लभ अवसर होते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन चलो देखते हैं। ठीक है, हम इसे थोड़ा नीचे ले जाएंगे, बस ऐसे ही। तो अब हमारे पास लगभग 23.11 और 24.76 की रेंज है। और निश्चित रूप से अगर हम इसे देखें तो हमारे पास 1700% वार्षिक उपज है। तो इस मामले में हमें थोड़ी तंग रेंज के साथ बहुत बेहतर उपज मिलती है। लेकिन एक बार फिर इस पूल के लिए अभी भी कुछ दीर्घकालिक संभावनाएं हैं। यह कहते हुए इस पूल की रेंज वास्तव में नीचे से ऊपर तक 12% है। इसका कारण यह है कि यह एक व्यावहारिक पूल है और यह एक उचित रेंज है, क्योंकि लिपटे हुए बिटकॉइन और एथेरियम दोनों बहुत उच्च सहसंबंधित हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास उचित सहसंबंधों के लिए एक उचित रेंज हो। इसलिए जोड़े के लिए, जैसे लिपटे बिटकॉइन से लिपटे एथेरियम, मैं एक अर्ध तंग रेंज का उपयोग करूंगा जो 10% से कम है। अब हमारे पास 4 विभिन्न रेंज स्तर हैं। पहला 10% से कम है, यह एक तंग रेंज स्तर है। हमारे पास 10 से 25% पर एक अर्ध तंग रेंज है, 25 से 40% पर अर्ध चौड़ी और 40% से अधिक पर एक चौड़ी रेंज है। इस सहसंबंध कैलकुलेटर पर, जिसके बारे में हमने बात की, 0.8 से ऊपर के सहसंबंध वाले किसी भी चीज के लिए मैं अर्ध तंग रेंज का उपयोग करता हूं। 0.6 से 0.8 के सहसंबंध वाले किसी भी चीज के लिए मैं एक मध्यम रेंज का उपयोग करता हूं। जिन पूलों में दीर्घकालिक संभावनाएं होती हैं वे हमेशा दीर्घकाल में जीतते हैं। वे हमेशा महीनों में अधिक पैसा बनाते हैं, जबकि केवल बहुत अधिक निवेश करने से अस्थायी हानि के कारण बहुत अधिक खो देते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। आप हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप दीर्घकालिक पर ध्यान दे रहे हैं। और यदि मैं किसी क्रिप्टो से स्थिर कॉइन पूल में कूद रहा हूं, जैसे कि एथेरियम से USDC या मैटिक से USDT, तो मैं 40% से अधिक की चौड़ी रेंज का उपयोग करूंगा। और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उस विशेष संपत्ति के लिए मेरे पास ऊपर की संभावनाएं हों। इसलिए यदि हम मैटिक से USDT में निवेश कर रहे हैं तो मैटिक की कीमत बढ़ने पर पैसा बनाऊं। सुनिश्चित करना अस्थायी हानि से पैसा न खोऊं। सुनिश्चित करना शुल्क अस्थायी हानि से अधिक हो। तो हम मैटिक की हाल की कीमत की गतिविधि को देखते हैं। हम आगे बढ़कर लगभग 9 सेंट की एक ठोस रेंज सेट कर सकते हैं।
अगर हम चाहते हैं थोड़ा और पैसा कमाना तो हम इसे $1 के आसपास सेट कर सकते हैं। मैं 91 सेंट का उपयोग करने जा रहा हूं और हम अपनी ऊपरी रेंज 1.56 पर सेट कर सकते हैं। मैं इसे लगभग 1.65 पर सेट करने जा रहा हूं। और इसका कारण यह है कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब मैटिक की कीमत बढ़े तो मैं पैसे कमाऊं और अस्थायी हानि से प्रभावित न होऊं। और मान लीजिए कि मैटिक बढ़ता रहता है, ये थोड़ा गिरता है, फिर से बढ़ता है और फिर यह यहाँ के आसपास स्थिर होना शुरू होता है। यहाँ पर मैं जो करता हूँ वह यह है कि मैं अपनी स्थिति से बाहर निकलता हूँ और फिर मैं एक नए रेंज के साथ एक नई स्थिति में फिर से प्रवेश करता हूँ, कुछ इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह मेरे पास वह विस्तृत रेंज बनी रहती है। इस तरह मैं तब अधिक पैसा कमा सकता हूं जब मैटिक की कीमत बढ़ती है। इसीलिए यह सही समय पर पुनर्संतुलन, उचित रेंज का चयन करने और निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि शुल्क अस्थायी हानि से अधिक हो। और निश्चित रूप से ये कहते हुए मैं वास्तव में सिफारिश करता हूं कि आप इस गाइड पर एक नजर डालें। इसमें बहुत सारी जानकारी है जो कि मैं वास्तव में इस वीडियो में कवर कर सकता हूं, लेकिन आपको केवल ये वेबसाइटें जानने की आवश्यकता है: uniswap.org, DeFi Lab XYZ, uniswap.ephish और निश्चित रूप से CryptoWatch सह संबंध चार्ट। यदि आप एक और यूनिस्वैप वीडियो चाहते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें सूचनाएं चालू होने पर, और मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वास्तव में उच्च भुगतान करने वाले यूनिस्वैप पूल कैसे खोजें। शांति।